मैं जेडी उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की आंसर की को डिस्कस करने जा रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस डिस्कशन में मैंने इंग्लिश सेट का सेट बी ऑप्ट किया है और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक मैं डिस्कशन करूंगा। तो आप सभी लोग लिसनिंग और लर्निंग मोड पर आ जाओ और जल्दी से कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और अपने पेपर को लेकर बैठ जाइए और सही आंसर्स को आप टिक करना शुरू कर दीजिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जो एग्जाम आपने दिया है वो बहुत अच्छा गया होगा और आप सभी लोग बहुत ही जल्दी जैसी परीक्षा फल आएगा आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 51 है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर गिवन अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। तो एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन कि भाई कौन सा ऐसा है जो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर टिक कर लीजिए सी। दैट मींस ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, कॉन्ट्रैक्टर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 52 का कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस हैज बीन इंक्लूडेड अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शंस में से कौन कौन सा ऐसा लेजिस्लेशन है जिसको इंक्लूड किया गया है, तो इसका सही आंसर है बी। दैट मींस लेजिस्लेशन जो आपका ऑप्शन ए में दे रखा है, बी में दे रखा है, सी में दे रखा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को इंक्लूड किया। ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है इसमें, अगर कोई नहीं है तो द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम सी को हटा अगर हम नंबर 3 को हटा देंगे तो बचेगा 1 2 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो वो कहता है क्वेश्चन नंबर 53 कि डैश have not been set up under the provisions of the Industrial Dispute Act 1947 for adjudication of industrial disputes in an organization। भाई कौन सा ऐसा है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर सेटअप में नहीं है, तो इसका आंसर है ए। दैट मींस एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल। तो 53 का ऑप्शन ए करेक्ट है। मूव करते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 54। इसका कहना है कि एक्स वाई जेड जो टेक्सटाइल लिमिटेड है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रिसेंटली टर्मिनेटेड 4 वर्कर्स विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कंपनसेशन। द टर्मिनेशन वाज बिकॉज ऑफ द मिसकंडक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्कर्स। द कंपनी इशूड अ शो कॉज नोटिस एंड द डिसिप्लिनरी इंक्वायरी वाज also conducted against them on the basis of the recommendations of the committee. The services of these employees were terminated. The workers claim the retrenchment compensation which was rejected by the management. Aggrieved by the rejection, the workers have filed a complaint in the labor court under the provisions of Industrial Dispute Act 1947. Based on the above problem, select the correct answer। एक प्रॉब्लम आपके पास दी हुई है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 54 में, तो उसके हिसाब से कौन सा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा और उसमें लिखा है द टर्मिनेशन डज नॉट अमाउंट टू रिट्रेचमेंट, हेंस नो कंपेंसेशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 55, उसका कहना है मालती अ स्मॉल बिजनेस ओनर runs an online clothing store. Recently, she noticed that her website had been hacked and her customers' personal information, including name, address, and payments details, was stolen. Shortly after, some of her customers reported unauthorized transactions on their account. मालती wishes to file a complaint against the incident। तो भाई देखो मालती के साथ एक इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में पूछा यह जा रहा है कि मालती wishes to file a complaint against the incident। मालती मालती जो है वो एक कंप्लेंट फाइल करना चाह रही है इस इंसिडेंट के अगेंस्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ एवर प्रॉब्लम सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो सेलेक्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। 55 का बी है। It is punishable under section 66 of IT Act 2000 and the customers can also claim the compensation under the certain circumstances। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी करेक्ट है स्टूडेंट्स। आप लोग मैंने पहले ही कहा था कि लिसनिंग और लर्निंग मोड पर आना। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हम यहां पर देखेंगे दैट इज करेक्ट इन नेचर। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं
और क्वेश्चन है 56, और क्वेश्चन नंबर 56 भी आपको कहना चाहता है कि मिस्टर बी टोल्ड मिस्टर ए to leave the premises in occupation of Mr. A. When Mr. A refused, then Mr. B collected some of his workmen who mustered round Mr. A. They, turking up the sleeves and aprons, the threatened to break the plaintiff's neck. He did not leave, under which tortious act Mr. A can file this case. तो समझने वाली बात यह है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट के अंदर भाई ये बता दीजिए कि फाइल जो केस किया जाएगा, फाइल केस जो केस फाइल किया जाएगा वो कौन सी टॉर्टियस एक्ट के अंदर आएगा। जैसा कि क्वेश्चन ने पूछा है उस हिसाब से असॉल्ट बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दैट इज असॉल्ट। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है और उसमें पूछा जा रहा है कि मिस्टर जे नोइंग व्हाइल टेकिंग द लिफ्ट दैट ड्राइवर मिस्टर टी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। तो देखो दो लोग यहाँ पर बताए हुए हैं, मिस्टर जे हैं और मिस्टर टी हैं। तो मिस्टर जे जो है ना वो एक लिफ्ट लिया है उन्होंने एक ड्राइवर से जिसका नाम टी है, और वो जानते हैं कि जो टी है ना उसने ड्रिंक किया हुआ है ना, वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में है। इसके बावजूद भी वो क्या काम कर रहा है, वो गाड़ी में बैठा है। आगे कहता है कि कॉन्सिक्वेंटली कार मीट with an accident and Mr. J got injuries and C has filed the case for compensation. Which defense could be claimed by Mr. T? तो जो ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है वो डिफेंस क्या ले सकता है इस मामले में, अगर ले सकता है तो वो कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 को आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 57 में साफ साफ आपको पूछा है कौन सा डिफेंस ले सकता है। तो आप देखिए एक्ट ऑफ गॉड नहीं होगा, ठीक है, इनविटेबल एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्ट ऑफ नेसेसिटी नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, वॉलंटरी नॉट फिट इन इंजूरिया। मींस देयर बाई जो पर्सन कंसेंट देता है उसके किसी भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं, आपने टॉट के अंदर पढ़ा होगा। यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है दैट इज 58। तो फिर वही एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है आपको Mr. K is owner of the building containing a large number of rooms and had derived a considerable income by letting them. Mr. Y is the owner of an adjacent cotton mill which erected after the occupation by Mr. K. Owing to noise and smoke of the mill, several rooms remain vacated. That results into loss for Mr. K. Examine relevant torts for the case. सवाल यह आया कि भाई देखो क्या हुआ, एग्जामिन करना है हमको कि रिलीवेंट टॉर्ट इस केस में क्या हुआ, क्या ट्रेसपास किया गया, नेग्लिजेंस किया गया, न्यूसेंस किया गया, या डैमनम साइन इंजूरिया के मामले में ये आएगा। सिंपल सी बात है, इस मामले में आपने न्यूसेंस किया है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हम लोग 58 का देखेंगे, ऑप्शन बी जो है ना बेटा वो यहाँ पर आपको करेक्ट जो है ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट वन दैट इज 59 का क्या कहना है। 59 कह रहा है कि देयर वाज अ collision between two buses, one owned by the government and another was a private bus। तो देखो हमेशा ध्यान रखो दो बस है यहाँ पर, एक प्राइवेट का है गवर्नमेंट का है, दोनों में होड़ लगी हुई है आगे निकलने का, है ना। वेयर एंड प्राइवेट बस वाज कमिंग फ्रॉम रॉन्ग साइड एंड गवर्नमेंट बस वाज कमिंग रशली। तो प्राइवेट जो बस है वो रॉन्ग साइड से आ रही है और जो गवर्नमेंट बस है ना वो असावधानी से चला रहा है जो ड्राइवर है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों ही गलती पर है ना। नाइदर स्लोइंग डाउन हिज बस आफ्टर सीइंग द अदर बस। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है, प्राइवेट वाले ने भी और गवर्नमेंट वाले ने भी, बस को उन्होंने स्लो नहीं किया है ना। आगे कहता है डिटरमाइन द टॉर्टियस एक्ट। तो आपको बताना है कौन कौन सा टॉर्टियस एक्ट हुआ इन चार ऑप्शंस में। पहला कहता है गवर्नमेंट बस ओनर इज नेग्लिजेंट, दूसरा कहता है इनविटेबल एक्सीडेंट, थर्ड कहता है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, फोर्थ कहता है प्राइवेट बस ओनर इज नेग्लिजेंट। सिंपल सी बात है, प्राइवेट बस वाला का भी गलती है और जो गवर्नमेंट बस है ना उसके ड्राइवर का भी मिस्टेक है। तो देखा जाए तो दोनों का कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो क्वेश्चन नंबर 59 को अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो है बेटा इसका करेक्ट होगा। तो यहां पर आप मार्क कर लीजिए ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 59। मूविंग फॉरवर्ड, आगे कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 60 में, एंड दैट इज द टर्म इनकम is described in the Income Tax Act 1961 under which provision of the following questions, under the which provisions of the Income Tax Act 1961। तो यहां पर आपको देखना है कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है तो इनकम कहां डिस्क्राइब की है, तो आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन है आंसर है आपका डी। मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसका कहना है कि आपके पास टू स्टेटमेंट्स हैं और आपको देखना है ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। उसका कहना है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ट्रू बात कह रहा है, सही कह रहा है। आगे कह रहा है स्टेटमेंट 2 टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर tax on non-agricultural in case of non-agricultural income exceeds basic exemption limit and agricultural income exceeds rupees 5,000 is determined by the scheme of partial integration of the non-agricultural income with agricultural income। ये भी जो है ट्रू है ना। तो अब ऑप्शंस में से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, की बात नहीं है। दूसरा कह रहा है कि केवल दूसरा ही ठीक है। थर्ड कहता है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज दोनों ही जो स्टेटमेंट है ट्रू है। मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 63, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है ना। उसमें क्या पूछा जा रहा है समझिए। पूछा जा रहा है कि मिस्टर जे अ बैंकर refuses to honor check of Mr. F though she was having sufficient balance, yet it doesn't suffer any loss to Mr. F. Mr. F can file the case under which provision in this scenario। वही सिंपल सी बात है कि इस मामले में जरा देखो क्या होना चाहिए 63 में, है ना। सिंपल सी बात है कि आपके अकाउंट में पैसा है ना, और सामने वाला मना कर रहा है, नहीं निकाल रहा विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, तो कहीं ना कहीं आपका जो लीगल राइट है वो वायलेट कर रहा है। तो जो लैटिन मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए, इंजूरिया साइन डैमिनम, जहां पर आपके लीगल राइट का वायलेशन होता है, बेशक आपको कोई भी लॉस ना हो। याद आ रहा होगा आपको केस एशवी वर्सेस व्हाइट। इन दैट सिनेरियो जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ए, मींस इंजूरिया साइन डैमिनम, मींस देयर बाई कि आपको लॉस तो कुछ नहीं हुआ बट आपके लीगल राइट का हुआ। ठीक है, तो 63 का जो सही आंसर है दैट इज ए। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का कहना है एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज स्टेटेड टू बी वॉइड। तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना, सेक्शन 2 पढ़ना और उसका सेक्शन 2 का क्लॉज जी पढ़ना, 2G, जो ये कहता है एन एग्रीमेंट दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट, है ना। तो आपसे ऑप्शन पूछा गया कि कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट दैट इज 2G इज 2G। तो क्वेश्चन नंबर जो 64 है, ठीक है, उसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी, मींस देयर बाय 2G। द नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवैलिड गारंटी इज कवर्ड अंडर द सेक्शंस डैश डैश एंड डैश। आपसे सवाल पूछा गया 65 में कि भाई ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से इनवैलिड जो गारंटी है वो कहां पर दी गई है। आप जरा देखेंगे, है ना, तो आपको ऑप्शन मिलेगा सेक्शन नंबर 140 से लेके 143 तक। ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दैट सिनेरियो। तो 65 का ऑप्शन आप मार्क कीजिएगा सी। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है दैट इज 66, कह रहा है a real estate developer entered into a contract with B। ए जो है वो एक रियल एस्टेट का जो है एक डेवलपर है और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ। आगे कहता है द ऑनर ऑफ द पीस ऑफ प्राइम लैंड फॉर द परचेज ऑफ हर प्रॉपर्टी। द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड दैट ए वुड पे ₹50 lakhs in advance and the remaining ₹1 crore within 6 months। In return, we agreed to transfer the title to the land। However, after receiving the advance payment, we refused to execute the sale deed। सिंपल सी बात है, एग्रीमेंट आपने कर लिया, पैसा मिल गया आपको, अब आप रिफ्यूज कर रहे हो, है ना। तो we refused to execute the sale deed, claiming that she received a better offer from another buyer। A demanded the enforcement of the contract under the SRA, but we denied his claim। A has to file a suit in a court of law। सिंपल सी बात है, आपका एग्रीमेंट हुआ, सब काम हुए, पैसे आपने ले लिए, सारे काम कर लिए, अब आप जो है ना अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहे हो। एसआरए में प्रोविजन कहाँ है और आपको क्या रेमेडी मिल सकती है। तो 66 के बारे में अगर हम देखें, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, इसमें लिखा है ए में फाइल अ सूट
इन द सिविल कोर्ट हैविंग द पावर्स अंडर द सीपीसी। सिंपल सी बात है, इनको सीपीसी के अंदर वो केस फाइल करना होगा अगर वो रेमेडी लेना चाहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, जिसका कहना यह है, A transfers a piece of land to B on the condition that B shall not transfer the land to anyone else for the next 10 years. In this case, B has no right to transfer the land to someone else for the next 10 years. तो सिंपल सी बात है कि भाई ए ने बी को जो है ना लैंड ट्रांसफर किया है, टुकड़ा ट्रांसफर किया है और कंडीशन लगा रखी है, तो जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 67 को ध्यान से देखिए, 67 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, इट अमाउंट्स टू कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दैट मींस डी। 67 का सही आंसर होगा डी। मूव करते हैं आगे। 68 कहना है इसका कि मिस्टर राजेश इशूड अ चेक ऑफ ₹50,000 to his supplier, Mr. Sharma, for the payment of the goods purchased. When Mr. Sharma deposited the check, it was returned by the bank with the remark insufficient. सिंपल सी बात है, इनसफिशिएंट फंड की वजह से वो रिटर्न हो गया। ऐसे में जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं वो कौन से ठीक हो? 68 के हिसाब से आप देखोगे तो डी ऑप्शन सही होगा, जिसमें लिखा है ए कंप्लेंट इन राइटिंग टू बी मेड बाय मिस्टर शर्मा इन द कोर्ट विद इन द 3 months फॉर द डिसऑनर ऑफ द चेक। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा? कंप्लेंट फाइल करना। 68 का देखें तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, इधर सवाल है, इसका कहना है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज व्हाट। तो अगर रेंट फ्री अगर हम अकोमोडेशन दे रहे हैं किसी को, तो वो क्या होगा? देयर आर ओनली 4 ऑप्शंस। तो ऐसे में देखेंगे तो सेक्शन नंबर जो दिए हुए हैं आपको 4 ऑप्शंस में, इनटू 10 जो क्लॉज आपका 13A है, 10 का 1 है, 17 का 2 है, इसके हिसाब से आप देखोगे ना तो क्वेश्चन नंबर जो 69 है इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज डी, है ना? सेक्शन नंबर 17 क्लॉज 2। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि which section of law of contract defines a proposal may be revoked at any time before the communication of his acceptance is complete as against the proposer but not after। आप पर सेक्शन 5 की तरफ जाइएगा और सेक्शन 5 में फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई देखो, अगर ना एक प्रपोजल की अगर हम बात करें तो आप उसे कब रिवोक कर सकते हो? कह रहा है कि वो एक्सेप्टेंस से पहले, आप जब उसका कम्युनिकेशन हो रहा है उससे पहले कभी भी रिवोक कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर पाओगे। तो ये जो बात लिखी है ना सेक्शन नंबर 5 में लिखी है, तो इसका जो ऑप्शन होगा इज डी। 71 का डी है। मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कहना है क्वेश्चन नंबर 72 का, अकॉर्डिंग टू द लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, गवर्नमेंट कैन एक्वायर लैंड फॉर व्हाट। तो ये 3 ऑप्शंस 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इनमें पूछना चाह रहा है कि भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रेटेजिक पर्पज से भी जो है लैंड को एक्वायर कर सकती है, और जो फैमिलीज हैं, है ना, तो प्रोजेक्ट फॉर फैमिलीज अफेक्टेड बाय प्रोजेक्ट्स इसके पर्पज से भी ले सकती है, और फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के पर्पज से भी ले सकती है। ऑप्शन अगर देखा जाए तो 1 2 3 मींस सी करेक्ट है, बिकॉज तीनों ही पर्पज के लिए ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही आंसर है दैट इज सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 73 की तरफ। और 73 का कहना है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 इन इंडिया हैज रिप्लेस्ड व्हिच अर्लियर लेजिस्लेशन। आपको पता होना चाहिए कि 2013 में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आया है, इसने लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 को रिप्लेस किया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो 73 का बी है। मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मींस 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 74 है वो एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे ना जाएंगे। ठीक है,
कहना चाहता है, जो क्वेश्चन कहना चाहता है 74, है ना? तो उसका अगर हम सही आंसर की तरफ चलें, केवल सही आंसर की तरफ, तो 74 का जो सही आंसर होगा दैट इज डी, दैट इज डी। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से ही मार्क करके चलेंगे, ठीक है? 74 का डी है। मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 75। क्वेश्चन नंबर 75 का कहना है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर लिटरेसी वर्क्स इन इंडिया? तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर लिटरेसी वर्क इन इंडिया की ड्यूरेशन पूछना चाहता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 75 है उसका सही ऑप्शन जो होगा दैट इज बी, मींस देयर बाई लाइफ टाइम फॉर द ऑथर प्लस 60 इयर्स। 75 का बी जो है करेक्ट है। 76 की तरफ चलें, सीधा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन 31 ऑफ एसआरए 1963 इज रिलेटेड टू कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, डिक्लेरेटिव डिक्रीज, परपेचुअल इंजंक्शन एंड रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर समझने वाली बात है कि सेक्शन 31 जो है ना वो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। 76 का ऑप्शन जो है ए वो करेक्ट होगा। ठीक है, मूव करते हैं हम। ये देखो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है और केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड? तो फंडामेंटल राइट जो होंगे आप उनका स्वतः अपनी इच्छा से त्याग नहीं कर सकते हो, ऐसा किस केस में कहा गया? तो ध्यान से समझने वाली बात है, बसेश्वर सिंह का केस है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बसेश्वर नाथ वर्सेस आईटी कमिश्नर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट मूव करेंगे, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज क्लॉज 4B इंसर्ट इनटू आर्टिकल 16? तो आर्टिकल 16 में जो क्लॉज 4B है वो कब जोड़ा गया? तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, 81st अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 2000 में, तब इस क्लॉज को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट है और यहाँ पर लिखा है 81, 81st जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू ये जोड़ा गया था। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर अगर आप 79 की तरफ चलें, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 79 है, जब मैंने इसको देखा तो इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, और ये डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन हो सकता है। हालांकि जो अंतिम बात है वो तो उन लोगों को डिसाइड करना है कौन सा इसका ऑप्शन माने। अगर वो इसका सही ऑप्शन की तरफ जाएं 79 की तरफ, ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन तो 1 है, 3 है और 4 है। हाँ, सारे ही सही हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंटिंग है क्योंकि यहाँ पर 239 लिखा है, डबल ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर मिस, तो मैं इस क्वेश्चन को इसलिए डील नहीं करूंगा बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी इन जनरल इसका जो ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, तो 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 मींस ऑप्शन ए हो सकता है अगर मिसप्रिंटिंग को ना माना जाए, है ना। हम इस क्वेश्चन को डिस्प्यूटेड क्वेश्चन के तौर पर छोड़कर आगे चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन ऑप्शंस के अंदर बहुत सारी चीजें छोड़ी गई हैं या मिसप्रिंट हो गई, है ना। अगर उनको मान लिया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, माना जाता है तो इसको विड्रॉ भी किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 से, है ना, हम लोग आगे मूव करेंगे 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है द पार्लियामेंट इनेक्ट्स द फेयर हाउसिंग एक्ट 2024 व्हिच इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोविजंस। लिखा है सेक्शन 3 कहता है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन रेंटिंग और सेलिंग हाउस बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट और जेंडर। ये बात सही नहीं है। 6 कहता है इम्पोजेस अ पेनल्टी ऑफ रुपीज दिस दिस दिस। ये भी सही नहीं है। सेक्शन 10 कह रहा है मेक्स इट मैंडेटरी फॉर लैंडलॉर्ड्स to disclosure the religious background of all tenants in the previous 10 years। ये तीन बातें जो कही गई हैं इनको आपको देखना है जो आगे बात लिखी है इसके कॉन्टेक्स्ट में। अभी तक तो देखा जाए तो पढ़ने पर कोई भी बातें, है ना, प्रॉपर नहीं लग रही हैं, लेकिन जैसे ही इस पैरा को पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हमको समझ आएगा। आगे कहता है कि सिटीजन चैलेंजेस सेक्शन 10 arguing that it violates the right to privacy under आर्टिकल 21। तो कहीं ना कहीं अब सेक्शन 10 की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर फोकस करने की जरूरत। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स सेक्शन 10 अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट अपहोल्ड द अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ। व्हाट प्रिंसिपल डिड द कोर्ट अप्लाई इन दिस डिसीजन? समझने वाली बात यह है कि सेक्शन 10 को पहले समझो क्या कह रहा है। मेक्स इट मैंडेटरी फॉर लैंडलॉर्ड्स टू डिस्क्लोज द रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ ऑल टेनेंट्स द प्रीवियस 10 ईयर्स। 10 साल से जो भी किराएदार रहे हैं सबकी रिलीजियस जो बैकग्राउंड होगी वो लैंडलॉर्ड को खोलनी होगी। ये अध्यापक बनाया, मैंडेटरी बनाया।
कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है। तो अगर कोई एक्ट आपने बनाया हुआ है बीइंग अ पार्लियामेंट और उसका कोई पार्ट ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए फंडामेंटल राइट को, है ना, वायलेट करता है, तो आप क्या काम करेंगे, सेपरेट कर देंगे उसी प्रोविजन, और बाकी जो एक्ट रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये पूछना चाह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पर। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, है ना। इसी प्रोविजन को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, बाकी जो प्रोविजन होगा उस एक्ट का वो वैलिड बना रहेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 80 है उसका ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट मींस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिमांड है कि द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग मींस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ स्टेट, समझने वाली बात है, स्टेट की बात हो रही है, शैल बी सबमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आप जाइएगा पढ़िएगा, ठीक है, आर्टिकल 155 को, वहां लिखा हुआ है कि अगर आपके सेंटर के जो अकाउंट्स हैं ना, उनकी जो रिपोर्ट होगी तो क्या देगा प्रेसिडेंट, लेकिन स्टेट की होगी तो गवर्नर को दी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है स्टेट के बारे में, तो ऑप्शन जो है डी जो है ना वो क्लियर होगा, मींस गवर्नर। तो कैग रिपोर्ट देगा वो किसको देगा, गवर्नर को। 81 का जो डी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of the following articles of the constitution of india declares that the supreme court shall be a court of record। सिंपल सी बात है, चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। तो यहाँ पर बेयर एक्ट जो हेल्प करता है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर भी बहुत सारी बातें बताई हैं कि जब भी सेक्शन बेस, आर्टिकल बेस, है ना, या इलस्ट्रेशन बेस कोई क्वेश्चन आए तो तुरंत आप उसको बेयर एक्ट को ले लो और वहां पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना उनके हिसाब से टैकल करो, कम टाइम में आप सही आंसर कर, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आर्टिकल 129 क्वेश्चन है, तो आर्टिकल 129 ही ये बात कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो होगा ना वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब केवल इतना ही है इस कॉन्टेक्स्ट में कि उसकी सारी प्रोसीडिंग्स होंगी वो राइटिंग में होंगी, और अगर कोई उसकी बात नहीं मानेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट मींस आर्टिकल 120। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है। उसका कहना है कि इन विच केस वाज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी हेल्ड टू बी एन अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12। तो जब आप आर्टिकल 12 पढ़ते हो तो हम स्टेट का डेफिनेशन दिया हुआ है, और जो अदर अथॉरिटी है उस अदर अथॉरिटी का जो एक्सप्रेशन है उस पर बहुत सारे जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में कोर्ट का यही कहना था कि जो आर्टिकल 12 है उसके अंदर जो अथॉरिटी शब्द है ना, तो उसमें जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है ना उसको भी हम क्या मानेंगे, आपका स्टेट की डेफिनेशन में तो हम मानेंगे और उसको हम स्टेट काउंट करें। तो कहीं ना कहीं एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो सही आंसर है इसका दैट इज अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 83 का ए है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिमांड है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड प्रोविजंस रिलेटेड टू जीएसटी। तो जीएसटी का प्रोविजंस किस अमेंडमेंट के थ्रू आया, नंबर पूछा जा रहा है, 100 के थ्रू आया, 101 के थ्रू आया, 2 के थ्रू आया, 99। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 101, मींस 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है ना ये प्रोविजन जोड़ा गया था, दैट इज जीएसटी। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 85, ये कह रहा है कि हु कैन इनिशिएट इंपीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है ऐसा, आंसर इज नो। क्या केवल लोकसभा कर सकती है, आंसर इज नो। क्या राज्यसभा कर सकती है केवल, आंसर इज नो। बचता क्या है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आंसर इज यस। ऑप्शन जो है डी जो है ना वो करेक्ट होगा, और इसका जो प्रोविजन आपको लिखा मिलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 61 में लिखा, और 61 में साफ साफ लिखा है अब किसी भी हाउस में जो है ना ऐसा कॉन्सेप्ट है, किसी भी हाउस में जो है ना आप उसको इनिशिएट कर सकते हो प्रोसीडिंग। जरूरी नहीं है कि आप केवल लोकसभा में ही करोगे या केवल राज्यसभा, है ना, तो कोई भी हाउस है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका पीएनएस पर है। उसका कहना है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 कंसीडर्स फोर्स टू बी क्रिमिनल फोर्स। तो सिंपल सी बात है, फोर्स में अगर आप इंटेंशन को ऐड करोगे तो वो आपका क्रिमिनल फोर्स होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनके हिसाब से आपको एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है।
ऑप्शन ए में कहता है कि व्हेन इंटेंशनली यूजेस फोर्स ओनली। तो देखो ये क्वेश्चन यहां से इसका आंसर थोड़ा सा अलग होगा। व्हेन इंटेंशनली यूजेस फोर्स ओनली, ओनली की बात यहां पर नहीं होगी। ऑप्शन ए पूरी तरीके से ठीक। बी कहता है व्हेन इट इज यूज इंटेंशनली विदाउट कंसेंट कॉजिंग इंजरी फियर और अनाउंसेस सॉरी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपने इंटेंशनली फोर्स यूज किया है किसी के ऊपर, है ना, उसके कंसेंट के बिना, है ना, और जो बाकी आगे बातें लिखी हैं कि कॉजिंग इंजरी फियर ऑफ अनॉयंस, इनके बिना अगर आपने इंटेंशनली फोर्स पे जो है फोर्स यूज किया है, तो इस कनेक्शन में, इस कॉन्टेक्स्ट में जो फोर्स होगा वो क्रिमिनल फोर्स होगा। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। जनरली जो बच्चे होंगे वो ऑप्शन ए को ही टिक करके आए होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि भाई फोर्स में जब इंटेंशन ऐड होगा, है ना, तो वो क्रिमिनल फोर्स है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि मान लीजिए आपने अपनी कंसेंट दे दिया है ना, तो कंसेंट अगर दे दिया है तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेशन से बाहर हो जाए। इसीलिए ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 86 का। मूविंग फॉरवर्ड, आगे जो क्वेश्चन है 87, उसका कहना है कि अकॉर्डिंग टू बीएनएस 2023 व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन फॉर मेकिंग और यूजिंग अ डॉक्यूमेंट दैट रिजेंबल्स अ करेंसी नोट और अ बैंक नोट अंडर सेक्शन 182 क्लॉज 1। तो उसमें लिखा हुआ है कि फाइन के साथ साथ में ना 300 रुपीज भी, है ना, जो उसमें कॉन्सेप्ट है 182 क्लॉज 1 में, तो फाइन लिखा हुआ है ना, और इसका एक्सटेंशन भी दिया हुआ है, दैट इज 300 रुपीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप लोग फटाफट जो है ना सही तरीके से काउंट करते रहो, चेक करते रहो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 88, उसका कहना है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ बीएनएस 2023 द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर इन विच ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड और अटेम्प्टिंग टू बी कमिट। दो वाली बात कह रहा है कि आप वॉलेंटरी जो है उसकी डेथ कब कॉज कर सकते हो, है ना, और साथ ही साथ में पूछ रहा है और अदर हार्म कब कर सकते हो। रॉबरी लिखा हुआ है ना, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट लिखा हुआ है, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास लिखा हुआ है। तो इसका जो बातें हैं ये तीनों ही बातें सही हैं, है ना। तो 1 2 3 दैट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड मींस देयर बाय क्वेश्चन नंबर जो 88 है ना, तो सही जवाब होगा दैट इज सी। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस्ड है। कहता है कि राजेश इन अ हीटेड आर्गुमेंट विद सुनील स्ट्राइक हिम with a heavy iron rod. The blow fractures Sunil's arm and he is unable to use it for several weeks. The medical report confirms that the fracture amounts to grievous hurt. Which of the following offenses has Rajesh committed? तो ऑप्शन में आप देखोगे तो बीएनएस लिखा नहीं मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? आईपीसी। बीएनएस की तरफ मत जाइएगा। तो आईपीसी में सेक्शन पूछ रहा है कि कौन से सेक्शन में आप आओगे, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ए वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी के बेसिस पर, है ना, आपका जो ऑफेंस होगा। कि आधे लोग इसको 324 में भी देखेंगे, तो 324 में ना डेडली वेपन्स वगैरह हैं की बात। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 89। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वन 90। क्या कहता है कि अमित इंटेंडिंग टू कॉज द डेथ ऑफ विजय अटैक्स हिम विद अ नाइफ। विजय सस्टेन्स सीवियर इंजरीज एंड डाइज ऑन द स्पॉट। The investigation reveals that Amit acted with the knowledge that his actions were likely to cause death. However, there is no evidence of premeditation or intent to murder Vijay. बात है, स्पॉट आदमी मर गया है, जब आप कल्पेबल होमिसाइड पढ़ते हो और मर्डर पढ़ते हो, या तो इंटेंशन हो या फिर पुलिस हो ना। यहाँ पर बेशक आपका इंटेंशन नहीं है, नॉलेज तो है। जरा आप देखो क्या ऑप्शन ए सही बनेगा। लिखता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी। तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है। बी कहता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस अंडर सेक्शन 304 ए ऑफ आईपीसी। ये भी इसका सही जवाब नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। सी कहता है
वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी, इनकरेक्ट है, ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ है, वो तो मर गया है। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं, कहता है मर्डर अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, हो गया मर्डर ना। 90 का आप टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मर्डर, इज मर्डर। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 91, कहता है कि which article deals with the powers, privileges and immunities of parliament and its member। सिंपल सी बात है, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 105 जो है ना, वो इस बारे में बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है ना, उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आर्टिकल 105, दैट मींस ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 91 की तरफ अगर आप जाएंगे, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं चलूं, उसका कहना है कि पनिशमेंट फॉर रेप इन केसेस वेयर द विक्टिम इज अ विमेन बिलो द एज ऑफ 16 और 12 इज इंक्लूडेड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएस। तो बीएनएस का कौन सा ऐसा सेक्शन है, 3 इयर्स से और 12 इयर्स से जो कम एज की जो विमेन है ना, उनके साथ में जो आपने ऑफेंस किया है रेप का, पनिशमेंट की बात की, तो देखो 63 तो हो नहीं सकता रेप की डेफिनेशन ना कहीं जब आप चलोगे इस तरफ ना 92 की तरफ, तो आपको ऑप्शन मिलेगा ए 65। सेक्शन नंबर 5 एक बार देखिएगा आप बीएनएस का, साफ साफ लिखा हुआ है, पहले 16 ईयर की बात की गई है और बाद में 12 ईयर्स, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर जो 93 है, उसका कहना है अ न्यू ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द बीएनएस, व्हिच सेक्शन ऑफ द बीएनएस डिफाइंस स्नैचिंग एज एन ऑफेंस। तो इसका सही जवाब है सेक्शन, दैट मींस ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 93 है ना, उसका सही ऑप्शन है सी। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 94, उसका कहना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एक प्रॉब्लम है और चूंकि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है तो पहले प्रॉब्लम को पढ़िए, तो सही ऑप्शन है जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, कहता है मिस्टर पटेल बीइंग अ पुलिस ऑफिसर रिसीव्स अ कंप्लेंट एंड इंफॉर्मेशन दैट राजू वाज इन्वॉल्व्ड इन अ रॉबरी ऑफ बैंक एंड हैज आल्सो हेल्प टू hide the valuable properties in his farm as stated by two blazers with this regard consider the following। सिंपल सी बात है कि मिस्टर जो पटेल हैं वो एक पुलिस अधिकारी हैं, है ना, तो उनको एक कंप्लेंट मिली है कि जो राजू है ना वो एक रॉबरी में इन्वॉल्व है, दो लोगों ने ऐसे ऐसे उसके बारे में कहा है, आप बताओ। चार ऑप्शन है, पहला कह रहा है राजू कैन बी अरेस्टेड ओनली इफ ही कमिट्स अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ मिस्टर पटेल। तो इसकी तरफ अगर हम देखें 94 की तरफ अगर आप इसकी देखें 94 की तरफ, तो जो पहली बात है ना, वो सही नहीं बन रही है। आगे कहता है सिंस द रीजनेबल कंप्लेंट अगेंस्ट राजू हैज बीन रिसीव्ड एंड देयर इज अ स्ट्रांग सस्पेक्शन एग्जिट्स ड्यू टू द टेस्टिमनी ऑफ द ब्लेजर्स ही कैन इमीडिएटली अरेस्टेड। तो ये बात कुछ हद तक ठीक हो रही है ना। जनरली जब अरेस्टिंग की बात आती है ना, तो आप पढ़िएगा, वहां पर एक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है बच्चों को, सिप्सो डेरा, है ना, मतलब अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है पुलिस ऑफिसर की सेंस में ना, या कोई कंप्लेंट फाइल की गई थी, रीजनेबल सस्पेक्शन था, है ना, कोई इंफॉर्मेशन मिली थी, है ना, जिससे सिद्ध हो रहा है कि हाँ वो ऑफेंस हुआ है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो दूसरे नंबर पे बात लिखी है वो ठीक है। थर्ड कह रहा है कि राजू कैन बी अरेस्टेड ओनली व्हेन ही ट्राइज टू एस्केप और रन अवे। तीसरी बात कह रहा है कि अगर राजू भागेगा, है ना, या फरार हो जाएगा तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। चौथा कह रहा है कि राजू कैन बी अरेस्टेड so as to prevent him from making any inducement, threat or promise any person acquainted with facts and circumstances। दूसरी बात भी ठीक, अगर सही नहीं है तो थर्ड और फर्स्ट सही नहीं। ऑप्शन देख लीजिए 2 और 4 अगर कहीं है तो ऑप्शन जो है ना सही होगा। 94 का जो ए है उसमें ही ये बातें लिखी हुई हैं 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर जो 94 है तो ऑप्शन है आपका ए। मूविंग फॉरवर्ड, 95 कहता है बीएनएसएस इंट्रोड्यूस द प्रोविजंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर
relating to commission of cognizable offense irrespective of area where the offense is committed, this FIR is known as zero FIR. This FIR is known as zero FIR. चाहे किसी भी एरिया में हुई हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR that is known as zero FIR. 95 का ऑप्शन जो ए होगा that is the correct. ठीक है. The next one, the BNSS mandates a forensic team to visit the crime scene to collect evidence for offenses punishable with imprisonment for at least 7 years. तो जब आप जाएंगे और पढ़ेंगे BNSS को, तो वहां लिखा हुआ है कि मिनिमम 7 और मोर, कम से कम 7 साल और मोर, है ना. तो इसलिए पूछ रहे हैं आपसे एटलीस्ट कितने साल का होना चाहिए, तो 7 ईयर. तो 96 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी, मींस देयर बाय एटलीस्ट 7. मूविंग फॉरवर्ड, which section of BNSS allows for trial in absentia of proclaimed offender. तो जब आप इसकी तरफ मूव करोगे, क्वेश्चन नंबर जो आपका 98 है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि which section of BNSS facilitates trial and क्वेश्चन नंबर 97 की मैं बात करूं तो लिखा है कि which section of BNSS allows for trial in absentia of proclaimed offender. तो 97 की तरह अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा. सेक्शन नंबर 356 में ये बात साफ साफ लिखी हुई है. तो 97 का जो ऑप्शन होगा दैट इज बी. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लिखा है कि विच सेक्शन ऑफ BNSS फैसिलिटेट्स ट्रायल्स एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में जब हम देखेंगे, है ना, कि कार्रवाई की जानी चाहिए, तो कौन सा प्रोविजन जो है वो यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठता है क्वेश्चन नंबर 98 में. तो 98 का जो सही ऑप्शन होगा दैट इज सी, सेक्शन नंबर 530 इस बात को कह रहा है. और 530 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 99 है वो कहता है कि विच सेक्शन ऑफ BNSS रिपील्स द कोड ऑफ CRPC 1973. तो समझने वाली बात है, सेक्शन नंबर 531 को पढ़ना. मैं तो कह रहा हूं कि 531 क्लॉज 1 को पढ़िएगा BNSS. ठीक है. उसमें साफ साफ लिखा है कि जो BNSS है उसने क्या काम किया है, आपका इसको CRPC को रिपील कर दिया, सेक्शन 530 क्लॉज 1. तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन होगा दैट इज ई. आई होप कि इस डिस्कशन से आप सबको बहुत हेल्प मिली होगी और आपने मैच भी कर लिया होगा, है ना. कितने क्वेश्चन आपके जो है ना वो करेक्ट बन रहे हैं, है ना. और अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं. ठीक है. जैसे ही रिजल्ट आएगा तो चारों तरफ खुशियां खुशियां होंगी और आप लोगों के पास में जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है ना उसको क्वालिफाई करने का सर्टिफिकेट. ठीक है. इस वीडियो में बस इतना ही. मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट. थैंक यू वेरी मच.